एक समय की बात है। एक गांव में सूरज नाम का लड़का रहता था। सूरज के माता पिता नहीं थे, वह अकेले ही रहता था। सूरज के पास कोई खेती नहीं थी। वह गांव के लोगों के घर छोटे मोटे काम करके खुद का गुजारा करता था। लोग उसकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन ऐसे ही सूरज सोनार के दुकान के बाहर खड़ा होता है और सोचता है, काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं एक सोने की चेन और सोने की अंगूठी खरीद सकता और फिर थाट से गांव में चलता, जैसे गांव के साहूकार चलते हैं। लेकिन मेरा ऐसा नसीब कहां। अरे ओ सूरज के बच्चे, चल हट मेरे दुकान के सामने से, मनहूस कहीं का। जब देखो तब मेरी दुकान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सिर्फ देखने से बात नहीं बनती, खरीदने के लिए पैसे चाहिए जो तेरे पास नहीं है। दिन में सपना देखना बंद कर। मैं भी किससे कह रहा हूं, तुझे तो सारा गांव जानता है कि तू 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से झूठा पाता होगा। अपनी औकात में रह। तेरी औकात नहीं है कि तू मेरे दुकान से कुछ चीज खरीद सके। अरे चीज खरीदना तो दूर, तेरी तो मेरी दुकान की तरफ देखने की भी औकात नहीं है। निकल यहां से, नहीं तो तुझे देखकर मेरे बाकी के गिराइक भी भाग जाएंगे। तू एक मनहूस है, अभागा है। तेरी वजह से कहीं मेरी दुकान ना बंद हो जाए। चल भाग यहां से। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं यहां खड़े खड़े तेरी दुकान खा जाऊंगा। तू भी देख लेना सोनार, एक दिन मेरे पास भी इतने पैसे आएंगे कि मैं तेरी दुकान तुझसे खरीद लूंगा। वक्त सबका आता है, मेरा भी वक्त कभी ना कभी जरूर आएगा। ऐसा कहकर सूरज वहां से निकल पड़ता है। सूरज जंगल के रास्ते से जा रहा होता है। तभी उसे एक गधा नजर आता है। गधे को चोट लगी होती है, जिस कारण वह उठ नहीं पाता। सूरज उसके पास जाकर बोलता है, अरे इसे तो चोट लगी है, एक काम करता हूं, इसे उठाकर अपने घर लेकर जाता हूं। सूरज उस गधे को लेकर अपने घर आ जाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। गधा अब बेहतर महसूस करता है और उसे घास खाने के लिए देता है। फिर आवाज आती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आपने इस बेसहारे की मदद की। कौन है बाहर? बाहर नहीं मालिक, अंदर देखिए, मैं बोल रहा हूँ। सूरज गधे की ओर देखता है तो घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है, तू तो एक गधा है, तू इंसान की तरह बोल कैसे सकता है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये गधा कैसे बोल सकता है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं मालिक, आप सपना नहीं देख रहे, ये सच है। मैं बोल सकता हूँ। मेरे पास कोई जादुई शक्ति तो नहीं है, लेकिन बोलने की शक्ति है। मैं आपकी सारी बातें समझ भी सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। मैं आपसे धन्यवाद कह रहा था कि आपने मेरी इतनी मदद की। वहाँ कई लोग आए और गए, लेकिन किसी ने मेरी चोट की और ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप मुझे उठाकर घर ले आए, मेरी मरहम पट्टी भी की, मुझे खाने के लिए दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। अजीब बात है कि तुम बोल सकते हो। मैंने ऐसा बोलने वाला गधा पहली बार देखा है, इसलिए थोड़ा घबरा गया था। सचमुच यह तो बहुत अजीब बात है। वैसे तुम्हें बता दूं कि मेरे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन 2 वक्त के खाने का इंतजाम तो हो ही जाता है। तुम जंगल में ऐसे ही भटकते रहते हो, उससे अच्छा मेरे साथ ही रह जाओ, मुझे एक साथी मिल जाएगा। मैं अकेले रहते रहते बहुत थक चुका हूं, कोई बात करने वाला भी नहीं होता। तुम यहां रहोगे तो मुझे एक दोस्त मिल जाएगा, जिसके साथ मैं बातें कर सकूंगा, अपने सुख और दुख बांट सकूंगा। ठीक है मालिक, मैं आपसे आपके साथ ही रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एक बात बताऊं, तुम जो मुझे मालिक मालिक कह रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज तक कभी किसी ने मुझे मालिक कहकर नहीं बुलाया। आपने मेरी जान बचाई है, मेरी इतनी बड़ी मदद की है। मेरे लिए तो आप ही मेरे मालिक हैं। आज से आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं भी आपके कामों में आपका हाथ बटाऊंगा। ठीक है, वैसे भी एक से भले 2 होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? एक काम करता हूं,
मैं तुम्हारा नाम रखता हूं। बादल कैसा रहेगा? अच्छा है मालिक, मुझे आज तक किसी ने कभी नाम नहीं दिया। मैं पहली बार अपना नाम सुन रहा हूँ। सब लोग तो गधे ही कहकर बुलाते हैं, लेकिन आपने मुझे कितना अच्छा नाम दिया है। बादल सुनकर कितना अच्छा लग रहा है। मुझे पसंद आया मालिक, आप मुझे बादल कहकर बुला सकते हैं। अच्छा, तो तय रहा। आज के बाद तुम्हारा नाम बादल है। सूरज कभी कभार काम पर जाता, कभी उसे भारी सामान उठाने का काम मिल जाता, तो बादल अपनी पीठ पर वह सामान पहुंचाकर आ जाता। दोनों अच्छे से रह रहे थे। सूरज रोज बादल को घास ही खाने के लिए देता था। एक दिन सूरज काम पर जा रहा था। वापस आकर देखा है तो बादल वहां नहीं होता। सूरज परेशान हो जाता है। ये क्या? बादल कहाँ गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लगता है कहीं बाहर घूमने गया होगा। थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ। सूरज बहुत देर तक इंतजार करता है, लेकिन बादल का कहीं पता नहीं होता। सूरज आसपास में भी जाकर देखा है, बादल कहीं नजर नहीं आता। सूरज थक हार कर घर आ जाता है और सोचता है, लगता है बादल चला गया। पता नहीं, शायद उसे यहाँ अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए वह मुझे बिना बताए ही मुझे छोड़कर चला गया। तभी बटकर आ जाता है। सूरज बादल को देख बहुत खुश हो जाता है। अरे बादल, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इतनी देर तक कहाँ थे? कहीं नहीं मालिक, मैं पास के ही जंगल में गया था। दरअसल मालिक, आप मुझे रोज घास ही खाने के लिए देते हैं, लेकिन मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपसे जो बन पड़ता है आप मुझे वही देते हो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जितना देते हैं वह भी मेरे लिए बहुत है, लेकिन मैं रोज घास खा कर तंग आ चुका था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको तकलीफ ना देकर अपने खाने का इंतजाम खुद ही कर लूं। इसलिए मैं जंगल चला गया था। वहाँ काफी फल नीचे गिरे होते हैं और कहीं और चीजें भी खाने के लिए मिल जाती है। आज के बाद आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं रोज बाहर जाकर खाना खाकर लौट आऊंगा। हाँ बादल, तू सच कह रहा है। मैं तुझे सिर्फ घास खाने के लिए देता हूँ। क्या करूं बादल? उससे बेहतर मैं कुछ कर नहीं पाता। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जैसे तैसे तो गुजारा हो पाता है। लेकिन बादल, अगर तुझे खाना खाने जाना ही था तो तू मुझे बताकर भी तो जा सकता था। मैं कितना घबरा गया था। मुझे लगा तू मुझे छोड़कर चला गया। हाँ मालिक, गलती हो गई। मुझे लगा मैं आपके लौटने से पहले घर आ जाऊंगा, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन आइंदा आप मेरी फिक्र मत करिए। मैं चाहे कहीं भी जाऊं, लेकिन शाम तक लौटकर आ ही जाऊंगा। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन बादल जंगल में घूम रहा होता है। तभी उसे एक आदमी बेहोश दिखाई देता है। बादल उसे उठाने की कोशिश करता है। कौन है? कौन है? मैं कहाँ हूँ? घबराइए मत, आप ठीक है? तुम बोल कैसे सकते हो? जी, मुझ में यही एक खासियत है कि मैं इंसानों की तरह बात कर सकता हूँ। मैंने आपको यहाँ बेहोश देखा। आप यहाँ क्यों आए थे? ये जंगल ठीक नहीं है। अगर आपको कुछ हो जाता तो इस जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं। वह तो अच्छा हुआ मैंने आपको देख लिया, वरना कोई जंगली जानवर आपके यहाँ से लेकर चला जाता। तुम तो गजब के गधे हो, बात भी कर सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाई है। दरअसल मेरी याददाश्त कुछ ठीक नहीं रहती। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि मैं इस जंगल में आया कैसे। याद कीजिए सेठ जी, कुछ तो हुआ होगा। अरे हाँ, मैं यहाँ से जा रहा था। कुछ चोर लोग आए। उन्होंने मेरी गाड़ी को रोका और उनके हाथ में चाकू थे।
मैं उनसे ही जान बचाकर भाग रहा था, तो भागते भागते जंगल में आ गया। वह तो अच्छा हुआ सेठ जी, आपको कुछ नहीं हुआ। वैसे आप कहाँ के हो? मेरा नाम हरिवंश राय है। मैं पड़ोसी गांव में ही रहता हूँ। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे बोलने वाला गधा मैं आज तक नहीं देखा। मेरी एक बेटी है, वह तुम्हें देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। ही सेठ जी, मैं आपके साथ नहीं आ सकता, मुझे घर जाना है। मेरे मालिक मेरा इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ी देर की तो बात है, आखिरकार तुमने मेरी जान बचाई है। मुझे धन्यवाद करने का एक मौका तो दो। थोड़ी देर के लिए ही सही, मेरे घर चलो। मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहता हूँ और मेरी बेटी से भी मिलवाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है सेठ जी, चलिए। वह सेठ बादल को अपने घर लेकर जाता है। बादल उसका घर देखता ही रह जाता है। दरअसल वह सेठ उस गांव का सबसे रईस आदमी होता है। सेठ की बेटी को देख बादल सोच में पड़ जाता है। ये सेठ तो बहुत ही रईस है और उनकी इकलौती बेटी है। अगर मैं अपने मालिक की बात उनकी बेटी से चलाऊं तो कैसा रहेगा? मेरे मालिक की तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन मेरे मालिक तो बहुत गरीब है। अगर ये बात पता चली तो ये रिश्ते के लिए मना कर देंगे। मुझे ये बात छुपानी होगी। बेटी नैना, यह कोई साधारण गधा नहीं है। यह हमारी तरह बात कर सकता है, और तो और इसी ने मेरी जान बचाई है। नहीं तो बेटी, आज मैं घर लौट भी नहीं पाता। आप ये क्या कह रहे हैं पिताजी? इसने आपकी जान बचाई? सचमुच तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे पिताजी की जान बचाई। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम बादल है। मेरे मालिक ने ही मेरा नाम रखा है। मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं। मेरे मालिक के पास भी आपके जैसा ही एक बड़ा सा महल है। वह मुझे बड़े ही प्यार से रखते हैं। तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? जी यहाँ से थोड़ा दूर है। 2 गांव छोड़कर फिर मेरे मालिक का गांव आता है। मेरे मालिक वहीं रहते हैं। आप उन्हें नहीं जानते। वह भी आपकी तरह बहुत रईस है। लेकिन दुख की बात यह है कि मालिक का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो उनसे कितने दिनों से कह रहा हूँ कि वह शादी कर ले। एक बार शादी हो गई तो मालिक को जीवन साथी मिल जाएगी। फिर चाहे मैं रहूं या ना रहूं, मुझे मालिक की कोई चिंता नहीं होगी। अरे वाह बादल, तुम तो बड़े ही अच्छे हो। अपने मालिक की कितनी फिक्र करते हो। वैसे बादल, मेरे मन में एक बात आ रही है। अब तुम्हारे मालिक का कोई रिश्तेदार या माँ बाप तो है नहीं, तो मैं सोच रहा हूं तुमसे ही बात कर लूं। मैं भी अपनी बेटी के लिए रिश्ते के तलाश में ही था। मुझे मेरे बराबरी का कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम्हारे मालिक हमारे जितने ही रईस हैं और अच्छे घर के हैं, तो इससे अच्छा रिश्ता मुझे नहीं लगता। मेरी बेटी के लिए होगा। अगर तुम्हारा मन इतना साफ और सुंदर है, जरूर तुम्हारे मालिक का मन भी ऐसा ही होगा। मैं तुमसे तुम्हारे मालिक का अंदाजा लगा सकता हूं, जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। क्या तुम्हारे मालिक इस रिश्ते के लिए राजी होंगे? अरे वाह सेठ जी, नेकी और पूछ पूछ, क्यों नहीं राजी होंगे? मैं उन्हें राजी करूंगा। तो ठीक है बादल, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम एक काम करो, तुम कल ही तुम्हारे मालिक को लेकर यहां आ जाओ, या फिर मुझे तुम्हारे घर का पता दे दो। मैं वहां आ जाऊंगा। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। दरअसल मालिक के लिए तो बहुत सारे ऊंचे घर के रिश्ते आए थे, लेकिन मालिक ने उन्हें ठुकरा दिए। शादी के लिए ज्यादा देरी करना ठीक नहीं तो हमारे मालिक का मन बदल जाता है। दरअसल उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं है। उन्होंने तो ऐसे कई रिश्ते ना कर दिए हैं। अगर आप उनसे मिलेंगे और फिर सगाई होगी, फिर उसके कुछ दिन बाद शादी, तो पता नहीं बीच में ही मालिक का मन बदल गया और उन्होंने एक शादी को लेकर मना कर दिया, तो
आपको इतना अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। हमारे मालिक बहुत ही अच्छे हैं, इसीलिए मैं कह रहा था सेठ जी, अगर हम सीधे शादी ही कर दे तो मालिक को मना करने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा। आप बस शादी की तारीख बता दीजिए, मैं सीधे उस तारीख पर मालिक को लेकर यहाँ आ जाता हूँ। उसी दिन शादी करवा देते हैं, क्योंकि आपको मेरे मालिक को देखने की जरूरत भी नहीं है। वह तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपको जरूर पसंद ही आ जाएंगे। अब तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं शादी की तारीख निकाल कर तुम्हें बताता हूं। फिर तुम अपने मालिक को लेकर सीधा शादी में ही आ जाना। ये हुई ना बात सेठ जी, अब आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अभी निकलता हूँ, मुझे मेरे मालिक को भी तो ये खुशखबरी देनी है। आप तब तक शादी की तैयारी कीजिए। फिर बादल खुशी से वहां से निकल पड़ता है। घर लौटने के बाद सूरज बादल को डांटते हुए कहता है, क्यों रे बादल के बच्चे, कहाँ चला गया था? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तूने तो कहा था शाम होने तक तो घर चला आएगा। कितनी देर हो गई है? अरे मालिक, आप क्यों इतनी फिक्र करते हो? मैं तो आपके लिए रिश्ता देखने गया था। मेरे लिए रिश्ता? और तू क्या बात कर रहा है? मुझे कौन लड़की देगा? बहुत ही बड़े घर का रिश्ता लाया हूँ मालिक, बस आपको वही करना है जो मैं आपसे कहूँगा। देखना मैं आपकी किस्मत कैसे बदलता हूँ। क्या बात कर रहा है बादल? बड़े घर का रिश्ता, वह भी मेरे लिए? तू कोई मजाक तो नहीं कर रहा? मैंने कहा ना, मुझ पर भरोसा कीजिए, जैसा मैं कहता हूँ बस वैसे करते जाइए, फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे बदलती है। ठीक है बादल, तू जैसा कहता है मैं वैसे ही करूंगा। वैसे मुझे तेरी बात समझ में तो नहीं आ रही कि तू क्या बात कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे तुझ पर यकीन है। थोड़े ही दिन बाद शादी का दिन आ जाता है। बादल सूरज को लेकर निकल पड़ता है और रास्ते में सूरज को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सूरज को थोड़ी बहुत चोट आ जाती है। सूरज गुस्से से कहता है, ये क्या है बादल, तू पगला तो नहीं गया? तूने मुझे धक्का क्यों मारा? मेरे कपड़े भी कितने गंदे हो गए। तुझे हो क्या गया है? अरे मालिक, आपके कपड़े पहले कौन से अच्छे थे? वो पहले भी गंदे ही थे। मैंने आपको जानबूझकर धक्का मारा है ताकि आपको थोड़ी चोट लग जाए। मैंने कहा ना, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मैं आपकी जिंदगी बदल कर रख दूंगा। अब जब तक मैं नहीं आता आपको यहाँ रुकना है। तू क्या कह रहा है? लेकिन ऐसा क्यों? तू मुझे अकेला छोड़ कहाँ जा रहा है? मैंने कहा ना, आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन बाद में। अभी आपको समझाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आपके होने वाले ससुर के सामने ज्यादा मुंह मत चलाना, चुपचाप रहना। बाकी सारी बातें मैं संभाल लूंगा। ठीक है बादल, जैसा तू कहता है मैं वैसा ही करूंगा। मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जल्दी आना। ऐसा कहकर बादल वहां से चला जाता है। यहाँ शादी की तैयारी हो चुकी है। बादल को अकेले ही देख हरिवंश राय बादल से पूछता है, अरे ये क्या बादल, तुम अपने मालिक को लेकर नहीं आए? शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं, क्या हुआ? क्या बताओ सेठ जी, मेरे मालिक बहुत परेशानी में हैं। हम लोग घर से निकले थे, रास्ते में कुछ डाकुओं ने हमें घेर लिया। उन डाकू ने मेरे मालिक के कपड़े तक छीन लिए और तो और उनसे मार पीट भी की। मेरे मालिक को चोट भी लगी है। मेरे मालिक ने तो मेरी होने वाले मालकिन के लिए बहुत सारे जेवर, गहने, कपड़े सब कुछ लाए थे। उन्होंने सब कुछ लूट लिया। अब जब मेरे मालिक के पास अच्छे कपड़े ही नहीं थे तो वह यहाँ ऐसी हालत में कैसे आते? इसलिए वह जंगल के रास्ते में ही रुक गए। मैं आपको वही बताने के लिए आया था। अरे रे बादल, यह तो बहुत बुरा हुआ। मैं अभी उनके पास चलता हूँ, मुझे वहां लेकर चलो। नहीं नहीं सेठ जी, आप वहाँ मत आइए।
मेरे मालिक को अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप उन्हें ऐसे हालत में देखेंगे उन्हें बहुत बुरा लगेगा। बस आप मुझे मेरे मालिक के लिए एक जोड़ी कपड़े दे दीजिए, मैं उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ। अरे हाँ बादल, यह भी तुम सही कह रहे हो। और एक जोड़ी क्या, तुम कई जोड़ी ले जाओ। हम सबसे अच्छे और महंगे कपड़े तुम्हारे मालिक के लिए भिजवाते हैं। तुम जल्दी से जाकर तुम्हारे मालिक को लेकर आओ। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। फिर बादल अपने पीठ पर सारे कपड़े लेकर जाता है और सूरज से कहता है, लीजिए मालिक, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आया हूँ। यह शादी के कपड़े हैं, इन्हें पहन लीजिए। आज आपकी शादी होने वाली है। अरे वाह बादल, ऐसे कपड़े तो मैं जिंदगी में कभी नहीं देखे और ना ही पहने हैं। यह तो बड़े ही महंगे लग रहे हैं। मैं इसमें बहुत अच्छा देखूंगा, है ना? बिल्कुल राजकुमार की तरह। राजकुमार दिखने से पहले नहा लीजिए। पास में ही तालाब है, ताकि आपका चेहरा थोड़ा चमक उठे। अपने आप को देखिए, पता नहीं कितने सालों से नहीं नहाए हैं। ऐसे ये कपड़े पहनेंगे तो यह कपड़े भी मैले हो जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं नहा लेता हूँ। फिर सूरज नहा धोकर वह कपड़े पहन लेता है और बिल्कुल राजकुमार की तरह दिखने लगता है। उसे देख बादल कहता है, अरे वाह मालिक, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। सचमुच आप तो किसी राजकुमार से कम नहीं दिख रहे। आपको देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि आप एक साधारण और गरीब घर से हैं। कोई भी देखकर यही कहेगा कि आप एक ऊंचे घराने के राजकुमार हैं। मैं यही चाहता था। चलिए अब देरी मत कीजिए। बादल और सूरज हरिवंश राय के घर पहुंच जाते हैं। सूरज को देखकर हरिवंश राय भी बहुत खुश हो जाता है। सचमुच दामाद जी, आप तो किसी राजकुमार से कम नहीं हैं। बादल ने सही कहा था। बादल आपकी बड़ी ही तारीफ कर रहा था। आज आपसे मिलने के बाद पता चला कि बादल बिल्कुल सच कह रहा था। वैसे आप ठीक तो है ना? नहीं, मेरे मालिक ठीक नहीं है। उन्हें थोड़ी बहुत चोट भी आई है, लेकिन सेठ जी आप चिंता मत कीजिए। इन दोनों की शादी करवा दीजिए ताकि मुहूर्त में शादी हो जाए, नहीं तो मुहूर्त टल जाएगा। हाँ बादल, तुम सही कह रहे हो। फिर दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद बादल हरिवंश राय से कहता है, सेठ जी, मेरी आपसे एक विनती है। मेरे मालिक की तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है, उन्हें चोट आई है। आप उन्हें कुछ दिनों तक यही रखिए। उन्हें पैर में भी चोट आई है, वह ज्यादा घूम फिर नहीं सकते। मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना था, इसलिए मैं सोच रहा था कि मालिक को कुछ दिन यही रखते तो मैं निश्चिंत होकर जा सकता था। अगर मालिक आपके घर में रहेंगे तो मुझे मालिक की चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं कुछ दिनों में ही लौट आऊँगा, फिर ही मालिक को उनके घर लेकर जाऊँगा। वैसे इस बात के लिए मेरे मालिक तो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं उनसे बात करके देखता हूँ, क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी है। शायद वह यहाँ रहना पसंद ना करे। क्या बात कर रहे हो बादल? यह घर भी तो उनका ही है। आखिरकार वह इस घर के इकलौते दामाद है। जो मेरा है अब उनका ही है। वो यहाँ रह सकते हैं और तुम उनकी चिंता मत करो। मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं एक अच्छे से वैद्य जी को बुलाकर उनका इलाज भी करवाऊंगा। तुम्हारा जो काम है तुम उसे करके जल्दी से आ जाना। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारे मालिक का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। आपने ये कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बादल सूरज के पास जाकर बोलता है, मालिक मैं थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक आप यही रहना। और हाँ, किसी से ज्यादा बात मत करना, वरना आपका झूठ पकड़ा जाएगा। जब तक मैं आपके लिए अच्छे से घर का इंतजाम नहीं कर लेता, तब तक आप यही रहना, मेरे आने का इंतजार करना। हाँ ठीक है बादल, मैं यही रहूंगा।
वैसे ये घर तो काफी अच्छा और बड़ा है। ऐसा घर तो मैंने सपने में भी नहीं देखा। मैं तो यहाँ मजे से रहूंगा। तुझे जब आना है तब तो आ जाना, तब तक मैं यहाँ मजे से रहूंगा। ऐसा कहकर बादल वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में एक आदमी कुछ ढूंढ रहा होता है। बादल उसे ढूंढते देख उससे पूछता है, आप क्या ढूंढ रहे हैं? अरे तुम, क्या ये तुमने बोला? हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं इंसानों की तरह बात कर सकता हूँ। आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। अजीब बात है, तुम्हें गधे होकर बात कर रहे हो, यकीन नहीं होता। वैसे तुमने सही कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी एक बहुत ही जरूरी पोटली खो गई है, जिसमें बहुत जरूरी सामान था और जरूरी कागजात भी थे। अगर वह पोटली मुझे ना मिली तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा सेठ जी, ये बात है। मैं आपकी मदद करता हूँ। मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर तुमने सचमुच वह पोटली ढूंढने में मदद कर दी तो फिर जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत जरूरी चीज है। मैं तुम्हें निहाल कर दूंगा, बस एक बार मेरी पोटली मिल जाए। फिर बादल उस पोटली को ढूंढने लगता है। फिर बादल को एक नदी किनारे एक पोटली तैरती हुई दिखाई देती है। मुझे लगता है सेठ जी की यही पोटली है, लेकिन इसके लिए तो मुझे पानी के अंदर जाना होगा। लेकिन अगर ये पोटली एक बार मुझे मिल गई तो जैसा कि सेठ ने कहा था कि जो मैं मांगूंगा वह देंगे। मैं मेरे मालिक के लिए उनसे कुछ ना कुछ मदद मांग लूंगा। मुझे मेरे मालिक के लिए ये करना ही होगा। बादल अपने जान के परवाह किए बिना उस पोटली के लिए पानी में कूद जाता है और किस्मत से जैसे तैसे उस पोटली को लेकर पानी के किनारे आ जाता है। सेठ जी यह सब देख लेते हैं और दौड़कर बादल के पास जाते हैं और बोलते हैं, शाबाश बोलने वाले गधे, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है। शाबाश, सचमुच तुमने अपनी जान के परवाह किए बिना नदी में कूदकर यह पोटली बाहर लेकर आए हो। तुम सचमुच बहुत बहादुर हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम ना होते तो शायद मुझे यह पोटली नहीं मिलती। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें बहुत ही कीमती सामान है। इसमें हीरे हैं जो बहुत महंगे हैं। मैं हीरो का व्यापारी हूँ। मैं तुम्हें इनाम में पूरे 1000 सोने के सिक्के दूंगा। नहीं सेठ जी, मुझे 1000 सोने के सिक्के नहीं चाहिए। मैं सिक्कों का लेकर क्या करूँगा? सेठ जी, उसके बदले में आप मेरी एक मदद कर दीजिए। कैसी मदद? जो तुम कहोगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, बोलो ना। मेरे मालिक की हालत बहुत खराब है। उनके पास अच्छा घर तक नहीं है। मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि मुझे सोने के सिक्के के बदले आप मेरे मालिक के लिए घर का इंतज़ाम कर दीजिए। मैं मेरे मालिक से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनके साथ कई सालों से रह रहा हूँ। वह बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं उन्हें अच्छा जीवन जीते हुए देखना चाहता हूँ। मेरा तो बस यही सपना है। अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो यही कर दीजिए। वाह, बोलने वाले गधे, तुमने तो आज मेरा दिल जीत लिया। तुम सचमुच बहुत ही वफादार हो। तुम्हारा अपने मालिक के प्रति इतना प्रेम देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मुझे समझ आ गया है कि तुम अपने मालिक से बहुत प्यार करते हो। तुम फिक्र मत करो, तुम बस एक घर की बात कर रहे हो। मेरे पास एक नहीं कहीं बड़े बड़े घर हैं। मैं तुम्हारे मालिक को एक बहुत अच्छा महल जैसा घर दूंगा और तो और 1000 सोने के सिक्के भी दूंगा, ताकि वह अपने आने वाले जिंदगी बहुत अच्छे से बिता सके। आप सच कह रहे हैं सेठ जी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ईश्वर ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। बादल बहुत खुश हो जाता है और फिर सूरज के पास लौट जाता है और सूरज को सारी बातें बताता है। सूरज भी अपनी पत्नी को लेकर अपने नए घर में आ जाता है। उस घर में सूरज के पास नौकर भी होते हैं। सूरज ठाठ से अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। एक दिन वह नैना से कहता है, मुझे लगता है मुझे तुम्हें सारी बातें बता देनी चाहिए। मैं तुमसे कुछ बातें छुपाई है। अब जब तुम मेरे लिए सब कुछ हो तो मैं तुम्हें ये सारी बातें बता ही सकता हूँ। बोलिए ना,
क्या बात है? फिर सूरज बादल को लेकर और घर को लेकर सारी बातें बता देते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सचमुच कोई जानवर इतना वफादार कैसे हो सकता है? सचमुच आज आप जो कुछ भी है बादल की वजह से है। बादल ने आपकी जिंदगी बदली है। अब आप भी चिंता करना छोड़ दीजिए। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? हाँ नैना, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं बचपन से सपना देखा करता था, लेकिन आज मैं वह सपना जी रहा हूं। आज मेरे सारे सपने पूरे हो चुके हैं। मुझे तुम्हारे जितनी सुंदर पत्नी मिल गई, इतना आलीशान और बड़ा महल जैसा घर मिल गया, नौकर है, चाकर है। जिंदगी में और क्या चाहिए? अब तो मेरी मौज ही मौज है। मैं बहुत खुश हूं। अपने मालिक को खुश देख बादल भी बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन बादल की तबीयत खराब हो जाती है। तभी एक नौकरानी सूरज से कहती है, सेठ जी, बादल की तबीयत खराब है। अच्छा, एक काम करो, उसे दलिया दे दो, ठीक हो जाएगा। नौकरानी बादल को दलिया खाने के लिए देती है। फिर भी बादल की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। बादल की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। नौकरानी सूरज को जाकर कहती है, सेठ जी, बादल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे लगता है आपको वेद जी को बुलाकर उसका इलाज करवाना चाहिए। इसमें वेद जी को बुलाने की क्या बात है? बादल जानवर है, कोई इंसान नहीं। अपने आप ठीक हो जाएगा। और हाँ, तुम बार बार मेरे पास आकर मुझे परेशान मत करो, मुझे आराम करने दो। इधर बादल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। नौकरानी बादल से कहती है, मैंने सेठ जी से कहा, लेकिन उन्होंने वेद जी के लिए मना कर दिया। बादल को यह सुन बहुत बुरा लगता है। बादल अकेला ही दर्द से कराह रहा होता है। सूरज मजे से रह रहा होता है। वह बादल की खबर तक नहीं लेता, ना ही उससे मिलने जाता है। बादल की हालत देख नैना सूरज से कहती है, आपने बादल की हालत देखी है? उसकी हालत बहुत खराब है। मुझे लगता है आपको उसका इलाज करवाना चाहिए। नैना, बादल एक जानवर है। मैंने कहा ना, उसे वेद जी की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और ना भी हुआ और मर भी गया, फिर भी क्या फर्क पड़ता है? जानवर ही तो है। दुनिया में जो आया है वह जाता भी है। इस दुनिया में कई जानवर रोज मरते हैं। अगर बादल भी मर गया तो क्या फर्क पड़ता है? मैं जो चाहता था मुझे वह मिल चुका है। मुझे बादल के कोई जरूरत नहीं है। वह सिर्फ मेरे लिए एक जानवर है और कुछ नहीं। अब तुम भी मुझे बार बार परेशान करना बंद करो और अपना काम करो। जो होना है वह हो जाएगा। नैना को भी यह सुन बहुत बुरा लगता है और ये सारी बातें नौकरानी सुन लेती है और बादल को बता देती है। नैना बादल की मदद करने की सोचती है और जाकर देखते हैं तो बादल दम तोड़ चुका होता है। नैना को यह देख बहुत बुरा लगता है। उसे रोना आ जाता है। वह गुस्से से सूरज के पास जाकर बोलती है, यह आपने ठीक नहीं किया। आज आपकी वजह से बादल हमें छोड़कर जा चुका है। आप में इंसानियत नाम की चीज नहीं है। आप एक एहसान फरामोश है। बादल ने आपके लिए कितना कुछ किया, लेकिन जब बादल को आपकी जरूरत पड़ी तब आपने उससे मुंह फेर दिया। ये कहकर कि वह एक जानवर है, आप शायद भूल चुके हैं कि इस जानवर ने आपकी किस्मत बदली है। आप आज जो ये ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हैं वो इसी जानवर की वजह से जी रहे हैं। उस जानवर ने जानवर होकर भी इंसानियत दिखा दी। उसने वफादारी दिखाई, दोस्ती का हर फर्ज निभाया। लेकिन आप इंसान होकर भी इंसानियत के नाते भी उसकी मदद नहीं की। जानवर वह है, लेकिन जानवर के गुण आप में हैं। आप एक इंसान के ऐड में जानवर है। मैंने आपको पहचान में बहुत गलती कर दी। आपको बादल की दी हुई जायदाद का बहुत घमंड हो गया है।
अब अपनी जायदाद के साथ अकेले ही रहिए। अब मैं भी आपके साथ नहीं रहना चाहती। मुझे ऐसे आदमी के साथ रहना ही नहीं है। आपने कोई गलती नहीं, बहुत बड़ा पाप किया है। आपने ही उसकी की जान ली है। मेरी नज़र में उसके मौत के जिम्मेदार आप हो और मैं एक कातिल के साथ नहीं रहना चाहती। मैं जा रही हूँ आपको छोड़कर। ऐसा कहकर नैना गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सूरज बहुत पछताता है। वो पूरी तरह से अकेला पड़ जाता है।